Audio Jungle. So hello everyone, welcome back to the World of Commerce classes. My name is Yashika Oberoi and I am teaching you accountancy of class 11. So today what we are going to start is a new chapter. It means it is first lecture of a new chapter, process and basis of accounting. अब ये chapter अभी मैं इसलिए उठा रही हूँ एक chapter बीच में leave करके जस्ट टू ब्रेक द मोनोटनी एंड अगर आपको मैं ये समझा दूंगी तो बच्चों इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर पाएंगे जिसकी वजह से आपको अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट आएगा. So just to break the monotonous schedule of our theory and theory only, I'll be taking this chapter, one chapter of theory and then we will be doing some numerical portion and बीच में theory के chapters होते रहेंगे. ठीक है, I hope आपको ये schedule सही लगेगा मेरा. तो प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेटा दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम. एक तो अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस, दूसरा अकाउंटिंग के बेसिस क्या क्या होते हैं. अकाउंटिंग के प्रोसेस में ही मैंने आपको बोला था ना, मैं एक लेक्चर में आपको समझाऊंगी कि आप पूरे 11th में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हो, तो ये उसका ही पार्ट है. 11th में शुरुआत से लेके एंड तक जो भी आपके चैप्टर्स है ना, इट इज़ एक्चुअल में पूरा प्रोसेस अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग का. ठीक, शुरू करें. अब इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं. पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी एक चार्ट के साथ स्टेप का, देन मैं सारे स्टेप्स इन डिटेल आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, चलिए देखिए, इस चार्ट के थ्रू हमें पता चल जाएगा पूरे तरीके से कि क्या एक्चुअल में प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं अकाउंटिंग में एंड हमारे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं. तो बच्चों एक कहानी सुनना. मेरी कहानी यहाँ से शुरू होती है. एक कस्टमर है, वो सेलर के पास जाता है, स्टेशनरी की शॉप पे जाता है. ठीक है, मैं मान लेती हूँ मैं सेलर हूँ, तो मेरी स्टेशनरी की शॉप है. एक कस्टमर मेरे पे आता है, या आप मान लो आप मेरे पे आते हो एंड आप मेरे से कहते हो एक पेन दे दीजिए, बॉल पेन दे दीजिए ब्लू कलर का. ठीक है, और बहुत गर्मी का टाइम हो रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, आपको बहुत प्यास लग रही है, तो आपने मेरे से पानी भी मांग लिया. सो आई ऑफर्ड यू अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक, मैंने आपको क्या दिया बच्चों, पेन दिया एंड ग्लास ऑफ वाटर दिया. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जब मैं अपनी अकाउंटिंग का प्रोसीजर शुरू करूंगी तो दो चीजें हुई हैं यहाँ पे. पहला, पेन दिया मैंने आपको, आपने पेन मांगा. दूसरा, मैंने आपको एक ग्लास पानी दे दिया. इन दोनों ट्रांजैक्शन में से बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक्चुअल में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी. तो इसे टेस्ट करने के लिए एक तरीका है, एक टेस्ट है BMW टेस्ट. अब मैम ये क्या होता है BMW टेस्ट? सो बी फॉर बेटा यहाँ पे लिखा भी है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज आई विल अटैच द नोट्स अलोंग विद इट. BMW टेस्ट. अब BMW टेस्ट होता क्या है? बी फॉर होता है बच्चों बिजनेस रिलेटेड, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए. बी फॉर बिजनेस रिलेटेड. क्या है बिजनेस रिलेटेड इसमें? मैं सेलर हूँ, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं पेन बेच रही हूँ, ये बिजनेस रिलेटेड है. या मैं पानी का ग्लास ऑफर कर रही हूँ, ये बिजनेस रिलेटेड है. तो मैम पेन बेच रहे हैं, ये बिजनेस रिलेटेड है. ठीक है. दूसरा M से होता है बेटा मॉनेटरी, पैसों के फॉर्म में मॉनेटरी टर्म्स. तो मैं पेन बेचूंगी, मैं उसके पैसे लूंगी और उससे कहूंगी चल तूने वाटर कूलर से एक ग्लास पानी पिया, उसके भी पैसे दे मेरे को. तो सिर्फ जो पेन बिकेगा उसके पैसे मैं लूंगी. ठीक, दोनों टेस्ट मेरे फुलफिल हो गए. एक तो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए कोई भी चीज, और दूसरा मॉनेटरी टर्म्स में मैं उसे मेजर कर पाऊँ. तो मैं यहाँ पे जब पेन सेल कर रही हूँ तो पेन एक तो मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकती हूँ कि ये पेन है जो 10 रुपए का या 20 रुपए का है जो मैं सेल कर रही हूँ. सेकेंड ऑफ ऑल, ये बिजनेस रिलेटेड है. हाँ जी, मेरा बिजनेस ही स्टेशनरी का है, तो अगर मैं इसे सेल कर रही हूँ तो दैट मीन्स इट इज बिजनेस रिलेटेड. ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया भैया कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. डिटेल में भी अभी देखेंगे, अभी ओवरव्यू दे रही हूँ. सेकंड आता है बच्चे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स. प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स क्या होता है? अब मैंने तो सामान बेचा भैया, जो भी बिल वगैरह देना था मैंने उसे अपने कस्टमर को बिल दिया, एक अपने पास रखा और वो तो चला गया. अब आगे का काम मेरा बचता है. क्या क्या काम बचता है मेरा? पहला काम, अब मैं बनाऊंगी एक वाउचर. वाउचर क्या होता है? वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है. ये दिख रहा है आपको, ये वाउचर एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है. इस डॉक्यूमेंट में बेटा मैंने सब कुछ लिख रखा होगा कि किसका अकाउंट डेबिट करना है, किसका अकाउंट क्रेडिट करना है, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, कौन से टाइम पे ट्रांजैक्शन हुई है, किस पार्टी से ट्रांजैक्शन हुई है, क्या क्वांटिटी बिकी है. ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विल बी रिटन ऑन दिस वाउचर. अब वाउचर के बेसिस पे क्या होगा? वाउचर मैं दूंगी अपने अकाउंटेंट को बना के, या जो भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभालता होगा,
वो वाउचर के बेसिस पे एंट्री करेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। अब मैम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। इसका क्या मतलब है? एक बात बताओ, पूरे दिन में इतनी सेल कर रही हूँ, कभी परचेज कर रही हूँ, कभी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये ट्रांजैक्शन हर जगह कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगी। अब ये ट्रांजैक्शन जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे करूंगी। इसका मतलब ये है बच्चे, जो सेल मेरी 1 बजे दोपहर में हुई है और एक सेल अगर मेरी हुई 4 बजे शाम को, तो पहले कौन सी सेल रिकॉर्ड होगी? पहले सेल रिकॉर्ड होगी 1 बजे जो दोपहर में हुई है, देन जो शाम को हुई है। क्रोनोलॉजिकल सीरियली नंबर्ड में टाइम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग मैं सारी एंट्रीज करूंगी। 1 अप्रैल को जो ट्रांजैक्शन होगी वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो 10 अप्रैल को होगी वो बाद में रिकॉर्ड होगी। इज दैट क्लियर? अब ये रिकॉर्ड कहाँ करी जाती है? जर्नल एंट्रीज डेबिट क्रेडिट जिसमें होता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपको बनानी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इतना सा बस कि वो एंट्रीज करी जाती है जर्नल में। पहले आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करिए, उसका वाउचर बनाइए, वाउचर के बेसिस पे जर्नल एंट्री करिए। जर्नल एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है। अब बच्चों मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, छोटा बिजनेस है तो कोई बात नहीं, आप जर्नल एंट्रीज करते रहो, एक बुक बना लो। बट अगर मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है तो मैं क्या करूं? मैं इतनी मोटी मोटी बुक, कितनी मोटी मोटी बुक बनाती रहूंगी। और अगर मेरे को कभी हुआ ऐसा कि मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शन ढूंढनी है, अब वो परचेज की ट्रांजैक्शन ढूंढने के लिए मैं पूरी जो इतनी मोटी मोटी बुक होंगी उसमें छाटूंगी, हाँ ये ट्रांजैक्शन आ रही, हाँ ये ट्रांजैक्शन आ रही, ऐसे करूंगी क्या? नहीं, ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा मैम। तो उसके लिए बच्चों मैं क्या करूंगी? मैं ना अपने जर्नल को सब डिवाइड कर दूंगी, सब डिवाइड इनटू वेरियस बुक्स। जर्नल को का जब हम सब डिविजन करते हैं ना तो सब्सिडरी बुक्स बनती है। जर्नल को जब हम सब डिवाइड करते हैं तो क्या बनती है? तो सब्सिडरी बुक्स बनती है। अब ये सब्सिडरी बुक्स क्या होता है? सब्सिडरी बुक्स अलग अलग बुक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ, परचेज बुक अलग हो गई, सेल बुक अलग हो गई, परचेज रिटर्न बुक अलग हो गई, सेल रिटर्न बुक अलग हो गई, कैश बुक अलग हो गई, और हमारा प्रॉपर जर्नल प्रॉपर अलग हो गया। ऐसे करके एक्सेट्रा लिख देती हूँ अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिटेल में हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये चैप्टर है 11th का। अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे बुक डिवाइड हो जाती है। अच्छा, डिवाइड इसलिए किया गया है, किसी को भी परचेज की ट्रांजैक्शन देखनी है तो परचेज बुक खोलो, ट्रांजैक्शन देख लो। किसी को भी सेल की ट्रांजैक्शन देखनी है, सेल बुक खोलो, सेल की ट्रांजैक्शन देख लो। एक और दिक्कत आती है, मैं सेल करती हूँ हजारों लोगों को, ठीक है? एक दिन में कितने कस्टमर्स आते हैं, एक महीने में कितने कस्टमर्स आते हैं, एक साल में कितने कस्टमर्स आते हैं। एक कस्टमर है मेरा चिंटू। अब चिंटू से जो भी मैं सेल मैंने करी है ना, उसे आज तक मुझे ना जरा ये आइडिया लगाना है कि कितने पैसे उससे अभी भी लेने बाकी हैं। तो अब क्या करूं? अब जर्नल तो मैंने, जर्नल बन नहीं रहा था तो मैंने सब डिवाइड कर दिया, सेल्स बुक बना दी। अब भैया सेल्स बुक भी, सेल्स बुक में एक एक पन्ना छाटती रहूं कि यार यहाँ पे पहले पन्ने पे ट्रांजैक्शन चिंटू के साथ, फिर दूसरे पे नहीं है, तीसरे पे नहीं है, चौथे पे नहीं है, छठे पन्ने पे है, ऐसे करके चीजें छाटती रहूं। बच्चों ये सही रहेगा? या मैं कोई अकाउंट या खाता मेंटेन करूं चिंटू के नाम का, जहां पे साफ लिखा हो कि कौन कौन सी डेट पे क्या क्या सेल हुआ है उसे, और अगर उसने रिटर्न करा है तो उसका भी लिखा हुआ हो, और बैलेंस भी लिखा हो कि कितने पैसे लेने हैं उससे। आप कहोगे हाँ मैम ये तरीका तो अच्छा है, आप सबके अलग अलग अकाउंट बना दो का एग्जाम्पल लूं, चिंटू मिंटू, ठीक है? दो मेरे कस्टमर्स थे, एक था चिंटू, एक था मिंटू। चिंटू मिंटू, अब मुझे देखना है इन दोनों ने कितने पैसे मुझे देने हैं। तो इसके लिए मैं एक लेजर मेंटेन करूंगी। लेजर का मतलब होता है एक अकाउंट, उसका प्रॉपर फॉर्मेट अभी मैं आपको ये बताती हूँ। नाम लिखते हैं बीच में, डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, फिर वो पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड देन जर्नल फोलियो, इन सब के कॉलम्स बनते हैं। इससे होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ना जैसे ये चिंटू का अकाउंट है, यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं कि उसे क्या परचेज करा, क्या परचेज रिटर्न आया। ऐसे करके हमारा ब्रॉड डाउन या कैरेट डाउन जो निकलना होता है ना, ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस एंड कैरेट डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस से मुझे पता चलेगा कि कितने पैसे मुझे अभी भी चिंटू से लेने हैं या नहीं लेने, तो वो भी पता चल जाएगा अगर अकाउंट उसका बंद होगा, बैलेंस मैच हो रहा होगा तो हमने लेजर बना दिया। फिर से कहानी सुनना मेरी। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कस्टमर को बेचा एक पेन और एक पानी का ग्लास ऑफर किया। मैंने कहा यार कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं जो बीएमडब्ल्यू टेस्ट को मेट कर रही हो। बीएमडब्ल्यू टेस्ट मींस बिजनेस रिलेटेड हो। हाँ जी, पेन बेचा है, वो मेरे बिजनेस में है, पानी बेचना तो मेरा काम नहीं है। मॉनेटरी रिलेटेड, हाँ पेन को तो मैं मेजर भी कर सकती हूँ कि भैया मैं 8 का लाई हूँ तो मैं 10 का बेच रही हूँ, और ये पानी तो मैं घर से वाटर कूलर में भर के लाई हूँ, अब मैं इसका क्या ही हिसाब बनाऊँ। दूसरा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स
सपोज अब मैंने बेचा पेन एंड वो चला गया पेन लेके कस्टमर, अब मैं एक वाउचर बनाऊंगी, वाउचर हर एक फॉर्म का अलग अलग होता है एंड वाउचर में लिखा होगा कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, कौन से ट्रांजैक्शन मैंने किसके साथ ट्रांजैक्शन करी है, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन करी है, किस समय पे ट्रांजैक्शन करी है, कितनी क्वांटिटी की ट्रांजैक्शन करी है, एक्सेट्रा। ये करने के बाद बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंट्री होगी। मैंने आपको बताया जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल बहुत बड़ा बिजनेस हो जाए आपका तो जर्नल को सब डिवाइड कर लेते हैं सब्सिडरी बुक्स में, दैट कंसिस्ट ऑफ सेल बुक, परचेज बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद मेरे को सवाल उठता है यार अगर सेल बुक में भी बहुत सारे कस्टमर्स है, किसी भी एक का अकाउंट देखना है या किसी के भी एक की ट्रांजैक्शन देखनी है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन हो सकता है आप लेजर्स बनाइए, लेजर्स में पोस्टिंग करिए। लेजर्स का मतलब बेटा खाता, किसी का भी अकाउंट मेंटेन करना। किसी का भी अकाउंट मेंटेन करते हो ना तो अपॉन अ ग्लांस, एक ही ग्लांस में पता चल जाता है क्या चीज़ डेबिट करनी है, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, या उस अकाउंट में क्या बैलेंस है, क्या उससे कुछ अमाउंट लेनी है या कोई अमाउंट देनी है। ठीक है, देन अब मैंने सारी अकाउंटिंग अपनी कर ली। अब मेरे को ना ये देखना है कि यार डेबिट एंड क्रेडिट मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैच हो रहे हैं। अब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि हमेशा अकाउंटेंसी में डेबिट एंड क्रेडिट ये दो एस्पेक्ट मैच रहने चाहिए। उसे देखने के लिए, दैट मीन्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को देखने के लिए मैं ट्रायल बैलेंस बनाती हूँ। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी बच्चों आगे ना और डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ इसे। ये एक स्टेटमेंट होता है बच्चों, इसमें सारे अकाउंट लिखते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो लिखा जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल रेंट का बैलेंस 500 डेबिट में लिख रखा है, सेल्स का बैलेंस 500 क्रेडिट में लिख रखा है, ऐसे करके सबके बैलेंस लिखे होते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड ऑलवेज मैच। अगर आपका डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम मैच कर रहा है इसका मतलब है कि आपका ट्रायल बैलेंस एकदम ठीक है। आपने जो भी अकाउंटिंग अभी तक करी है, चाहे जर्नल एंट्री हो चाहे पोस्टिंग टू लेजर्स हो, वो आपने बिल्कुल करेक्ट करी है, उसमें कोई गलती नहीं है। हालांकि जब ट्रायल बैलेंस चैप्टर आएगा आपकी बुक्स में तब हम कुछ ऐसी भी गलतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता है, लेकिन वो आगे की बातें हैं। मैं आपको ये जो भी स्टेप पढ़ा रही हूँ ना, ये आपके क्या फॉर्म करेंगे, ये आपका पूरा 11th का सिलेबस फॉर्म करेंगे। जैसे प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, बेटा एक चैप्टर है सोर्स डॉक्यूमेंट नाम का, ये वहां से आया है। रिकॉर्डिंग एंड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल चैप्टर है, वहां से आया है। पोस्टिंग टू लेजर, लेजर चैप्टर है, वहां से आया है। अच्छा, जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी चैप्टर है, वहां से आया है। कैश बुक चैप्टर है, वहीं से ही आया है, सेकेंड थर्ड स्टेप से ही आया है। फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस खुद में ही एक चैप्टर है आपका 11th का। अब मैंने चेक कर लिया कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट। साल खत्म होने वाला है, साल खत्म होने पे क्या मैं ये जानना चाहूंगी कि इस साल मैंने कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर करा? हाँ जी, जानना चाहेंगे। तो कैसे जानेंगे? वो जानेंगे हम थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड बैलेंस शीट बनती है। जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह हमें बताता है कि बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल कैसा परफॉर्मेंस रहा, बिजनेस ने क्या क्या एक्सपेंसेस इनकर करे, क्या क्या इनकम हुई। बैलेंस शीट बताता है कि बिजनेस के पास साल के एंड में कितनी असेट्स हैं, असेट्स का मतलब घंटी बजनी चाहिए माइंड में, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कितनी असेट्स हैं एंड कितनी लाइबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशन है। बैलेंस शीट हमें ये बताती है। अब जब साल के एंड में पता कर लिया कि हमारा प्रॉफिट आया है या लॉस आया है एंड बैलेंस शीट की क्या सिचुएशन है, दैट मीन्स हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, इसका मतलब है हमने ओवरऑल जान लिया कि पूरे साल हमारे बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा। एंड एंड ऑफ द डे बिजनेस, जब बिजनेस का एंडिंग हो रही है, किसी साल की एंडिंग हो रही है, तो तब हमारे बिजनेस की एक्चुअल में पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट ना आपको पोजीशन के बारे में बताता है। पूरे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में। एक बार रिवाइज करें बच्चों, चलो कॉन्सेंट्रेट। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मैम आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? BMW टेस्ट से। B फॉर बिजनेस रिलेटेड एंड M फॉर मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। अब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद मैम उन्हें कहीं लिखना भी होगा एविडेंस के लिए, तो हाँ जी वाउचर में लिखेंगे। वाउचर में मैम डेबिट एंड क्रेडिट किससे होना है वो भी लिखते हैं, अमाउंट भी लिखते हैं, क्वांटिटी भी लिखते हैं, किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो भी लिखते हैं। तीसरा स्टेप रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री की बुक हो गई आपकी जर्नल। जर्नल मेंटेन होगा मैम, अगर बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो जर्नल को सब डिवाइड कर लेंगे इनटू सब जर्नल्स या फिर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स आर लाइक परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, जर्नल प्रॉफिट एक्सेट्रा। इसके बाद मैम
मैम बुक बना ली, हमने जर्नल में रिकॉर्ड भी कर लिया, उसके बाद हमें ना अगर एक इंसान का अकाउंट एक जगह देखना है, उसकी ट्रांजैक्शन एक जगह देखनी है, तो हम उसे लेजर्स में पोस्ट करेंगे। लेजर का मतलब है किसी का भी खाता या किसी का भी अकाउंट। अब लेजर में पोस्टिंग करने के बाद मुझे ये जानना है क्या मेरी अकाउंटिंग ठीक हो रही है, क्या डेबिट एंड इक्वल्स टू क्रेडिट हो रहा है हमेशा। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताएगा मेरे को कि मैथमेटिकली क्या मेरा डेबिट एंड क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं। अब ये भी बनाने के बाद मैम ईयर एंड हो रहा है, मुझे जानना है कि मेरा प्रॉफिट लॉस क्या है, मेरे बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो मैं कैसे जानूंगा, मैं जानूंगा थ्रू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस ने कैसी परफॉर्मेंस दी। बैलेंस शीट बताएगी कि 31 मार्च जिस साल एंडिंग डेट है जो हमारे फाइनेंशियल ईयर की, उस डेट पे हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है खत्म प्रोसेस का पूरा इन डिटेल। मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ, लेकिन मैंने पूरा ओवरव्यू बता दिया। अगर आप इतना भी पढ़ते हो ना तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू वन एंड वन स्टेप। जल्दी जल्दी से फटाफट से कवर करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हाँ जी, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी। Which transaction will be recorded in books of accounts। BOA मतलब books of accounts। ठीक, इसके लिए मैम आपने बताया था हमें BMW का टेस्ट। BMW B फॉर बिजनेस रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए कोई भी चीज, एंड M फॉर मॉनेटरी इन नेचर होनी चाहिए। अब बिजनेस रिलेटेड का मतलब है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है बिजनेस रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अभी सुनो जरा, बिजनेस रिलेटेड अगर कोई स्टेशनरी की शॉप है तो उसके लिए बिजनेस क्या होगा बेटा, सेल करेगा वो मार्कर, पेन्स, पेंसिल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें सेल करेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर कोई सेल करेगा तो वो बिजनेस रिलेटेड होगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक वाला ऐसे ही किसी ने बोला भाई साहब कुछ साइन करना है प्लीज पेन दे दीजिए, उसने पेन दे दिया अपने किसी कस्टमर को, तो बेटा वो पेन भी काउंट कर लेगा क्या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि पेन सेल कर रहा है? नो भैया, उसने दिया है वो पेन क्योंकि जस्ट टू हेल्प एनीवन साइन एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड वाला कंडीशन फेल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला सेल करेगा इलेक्ट्रिक आइटम्स, मान लेती हूँ मैं अपनी ये बल्ब्स वगैरह, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है हमारा मॉनेटरी इन नेचर। मॉनेटरी इन नेचर का मैं अगर आपको ये बोलूँ बेटा, एक कंपनी है बहुत अच्छा वर्क कर रही है, उसका डायरेक्टर जो है ना वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसकी वजह से, उसकी मैनेजमेंट की वजह से कंपनी बहुत फ्लरिश कर रही है, बहुत आगे तक जाएगी, उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई हैं। अब लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली उसका जो डायरेक्टर था उसकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से अब उसका ही दिमाग चल रहा था, वो मैनेजमेंट हैंडल कर रहा था। अब मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए कोई भी इतना सक्षम व्यक्ति नहीं बचा जो उसे कंपनी को और फ्लरिश कर पाए, उसके रिजल्ट्स और बेटर करवा पाए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी के प्रॉफिट्स में डिक्लाइन होता गया एंड उसके प्रॉफिट्स कम होते गए। अब आप क्या कहोगे मैम हमें ये रिकॉर्ड करना चाहिए या नहीं? death or resignation of a director or any person who has been handling the management of the company, you cannot record this transaction. Why? Because it cannot be measured in monetary terms. बच्चों, किसी के जाने से या किसी की डेथ होने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान पहुंचा है, अब वो व्यक्ति, वो क्वालिटी नहीं मिली हमें वर्क की, वो व्यक्ति चला गया, लेकिन हम उसके मॉनेटरी टर्म में किसी के लॉस को मेजर नहीं कर सकते ना, कि इसकी डेथ हुई है यार, इसकी डेथ की वजह से तो इतने करोड़ का नुकसान कंपनी को
हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। मॉनेटरी इन नेचर का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, मॉनेटरी फॉर्म में अगर आप उसे मेजर कर सकते हो, अगर स्टेशनरी वाले ने पेन बेचा, हाँ जी वो मेजर कर सकता है कि 8 रुपए का लाया, 10 रुपए का बेच दिया। इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले ने कोई ट्यूबलाइट बेची, वो 200 की ट्यूबलाइट लाया, उसने 320 में बेच दी, वो मेजर कर पा रहा है, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें एक ये वाला एक्सेप्शन लिख लेना, रेजिग्नेशन, और उसका मैं लिखवा देती हूँ। मॉनेटरी इन नेचर का मतलब क्या होता है? कैन बी measured in terms of money, exception, death or resignation of director। ठीक है जी। अच्छा, आप बच्चों मेरे को बताओ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांजैक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, बिजनेस रिलेटेड मॉनेटरी वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब इसका कोई सबूत भी तो होगा, जब मैंने सेल करा तो मैं कोई सबूत भी दूंगी सेलर को, तो वो सबूत भी तो यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे कि मेरा सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये ना एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शन के, ये भी लिखे जाते हैं, इनमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, तो उसका जिक्र आप इस वाले पॉइंट में ही करेंगे। इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। Example, evidence of transaction is to be given through, कैसे दोगे एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन? मैम कैश मेमो के थ्रू दे सकते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन हुआ है तो, परचेज इनवॉइस, बिल, सेल इनवॉइस, एक्सेट्रा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक पॉइंट इसमें, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी, क्या रिकॉर्ड होनी है, उसका एविडेंस भी मिल गया हमें, या तो कैश मेमो के थ्रू, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस। ये जो कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस है ना, ये जो एविडेंस सबूत बता रहे हैं कि हाँ जी ट्रांजैक्शन हुई है, इन्हें बच्चों कहते हैं हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। मैं यहाँ पे लिखवा दूं आपको दूसरे पेज पे ये चीज, सोर्स डॉक्यूमेंट evidence of a transaction। एग्जाम्पल वही अपना सेल इनवॉइस, कैश मेमो, etc. On the basis of these documents, our transaction is recorded in books of accounts, that means journal and all। वाउचर पे रिकॉर्ड होगा, वाउचर के थ्रू जर्नल पे रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, on the basis of source document हमारे vouchers are prepared, vouchers are prepared and then transactions are recorded in books of accounts, transactions are recorded in books of accounts, BOA, books of accounts। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। मैंने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट भी समझा दिया बच्चों, बिजनेस रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स कहाँ से बने? अभी मैंने आपको समझाया बेटा, वाउचर्स बने हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद, prepared with the help of source document। ठीक है,
देखिए नीचे मैंने पूरा प्रोसीजर लिख दिया है। सोर्स डॉक्यूमेंट के फॉर्म पे वाउचर बने, वाउचर हमारे क्रोनोलॉजिकली अरेंज होंगे। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है कि पहले जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका पहले नंबर पे वाउचर आएगा, फिर जो ट्रांजैक्शन हुई है उसका दूसरे नंबर पे आएगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, सेल हुई मेरी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो पहले किसका वाउचर बनेगा? 1 बजे वाली का, दूसरे 2 बजे वाली का, फिर 3 बजे वाली का, फिर 4 बजे वाली का। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली सीरियली नंबर। अब अगर डेट की बात हो गई, एक ट्रांजैक्शन हुई 1 अप्रैल को, एक हुई 5 को, एक हुई 10 को, एक हुई 15 को, पहले किसका वाउचर बनेगा? 1 अप्रैल वाला, फिर 5 वाला, फिर 10 वाला, फिर 15 वाला। ठीक, इसके बेसिस पे एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम जर्नल बुक्स में। अगर मैं आपको एग्जाम्पल मानती हूँ ना वो पेन वाला, कि पेन सेल हुआ था हमारा, पेन के बेसिस पे मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट कोई भी उसका बिल होगा या तो कैश मेमो होगा, उसके बेसिस पे मेरा एक वाउचर बना होगा। वाउचर बेटा ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट होगा, उसमें लिखा होगा कि जैसे हमारा एक पेन सेल हुआ, किसे सेल हुआ? चिंटू को सेल हो गया। कितने में सेल हुआ? 10 रुपए में सेल हो गया। डेट क्या थी भैया? डेट यहाँ पे लिखी होगी, कुछ साइन वगैरह होंगे हमारे, कुछ ऐसे करके पूरी ट्रांजैक्शन, पूरा वाउचर बना हुआ होगा। उसमें ये भी लिखा होगा किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। अब इससे क्या होता है, एक बात बताऊं, वाउचर में जब आप सब कुछ लिख देते हो ना, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है, जो प्रैक्टिकली कम फर्म्स फॉलो करते हैं, इससे अकाउंटेंट का काम इजी हो जाता है। जब यहाँ पे आप डेबिट एंड क्रेडिट वाला एस्पेक्ट लिख दोगे कि भैया हमने कैश आनी है, डेबिट होनी है, क्रेडिट सेल्स होनी है, अब यहाँ पे आकर ना जब हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में अकाउंटेंट एंट्री करेगा, उसके लिए काम बड़ा आसान सा बन जाएगा। वाई? वो सीधा क्या करेगा? वो कहेगा यार साफ साफ तो लिख रखा है, कैश को कर देता हूँ डेबिट और सेल को कर देता हूँ क्रेडिट। कितने रुपए लिख रखा है, एक पेन बेचा है 10-10 रुपए का, 10-10 रुपए ऐसे लिख देता हूँ, तो उसका काम इजी हो गया। अभी आप अपना दिमाग मत चलाना ये एंट्री कैसे आई, आपने जर्नल चैप्टर नहीं पढ़ा है। अभी इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के बाद हम जर्नल पे आएंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आने लगे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपको कोई भी पूछेगा ना अगर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है, तो आप क्या कहोगे? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारी जर्नल है। अब देखो, जर्नल की कहानी इतनी सी थी कि एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम एक बुक बनाएंगे उसमें जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें बहुत सारे अकाउंट डेबिट होते हैं, बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट भी होते हैं। जर्नल एंट्री का ना फॉर्मेट बच्चों कुछ ऐसा होता है, फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। अभी जब चैप्टर पढ़ेंगे तब तो डिटेल में पढ़ेंगे क्या कॉलम बनाना है क्या नहीं। अभी मैं एंट्री का फॉर्मेट बता रही हूँ। एक अकाउंट लिखते हैं, अकाउंट ऐसे लिखा जाता है आपका इसी फॉर्म में, डेबिट, यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी जितनी भी अमाउंट होगी, अभी मैं 10 रुपीज मान रही हूँ। फिर बेटा गैपिंग देके 2 लिखा जाएगा, देन जो अकाउंट का नाम, फिर अकाउंट, एंड देन उसकी अमाउंट ऐसे आएगी। बिल्कुल ऐसे ही आपकी पूरी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहेगा। जर्नल एंट्री इसी फॉर्म में लिखनी होगी। जो मैं अपना एग्जांपल लेके चल रही हूँ उसमें मेरा डेबिट हो रहा था कैश अकाउंट, सो आई विल राइट कैश ओवर हियर, एंड क्रेडिट हो रहा था मेरा सेल्स अकाउंट, तो आई विल राइट सेल्स ओवर हियर। इसमें हर एक जर्नल एंट्री के नीचे हम एक नरेशन देते हैं। नरेशन का मतलब होता है पूरा ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, आपने किस चीज़ की एंट्री रिकॉर्ड करी है, उसका ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन हमें दे दीजिए, जो एक लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेल करा था पेन, तो बस मैं यहाँ लिख दूंगी बीइंग पेन सोल्ड। 3 वर्ड में देखो मेरा नरेशन पूरा हो गया। अब और चीजें समझना, जब जर्नल मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजैक्शन, मेरे को अगर एक इंसान की ट्रांजैक्शन देखनी है तो क्या मैं पूरे जर्नल के पेजेस आगे पीछे करके देखती रहूं? इतनी मोटी मोटी बुक्स बनी है जर्नल्स की। इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई डू, आई से टू माय अकाउंटेंट, यार ऐसा है आप इतने एक जर्नल में इतनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, बहुत हौच पौच हो रहा है। आप ऐसे करिए, सेल्स का अलग बनाइए, परचेज का अलग बनाइए, कैश का अलग बनाइए, परचेज रिटर्न का अलग बनाइए, परचेज से हमारा सेल्स रिटर्न का अलग बनाइए। ठीक, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखवा भी देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स बनेंगी। अभी ये आपका काम का नहीं है इसलिए मैं ये रब करती हूँ। पहला आता है बच्चों कैश बुक।
कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, बी इट बी कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बैंक से विड्रॉ करी कैश या बैंक में डिपॉजिट करी कैश, या फिर हमने कैश सेल करी, या फिर हमने कैश परचेज करी, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी वो सारी कैश बुक के थ्रू रिकॉर्ड होंगी जिसमें भी कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑल दी कैश ट्रांजैक्शंस या ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग कैश भी लिख सकते हो, आर रिकॉर्डेड। सेकेंड आता है बच्चों हमारा परचेज बुक। परचेज बुक में जो भी उधारी में आपने सामान खरीदा होता है, परचेज किया होता है, वो आता है। ऑल दी क्रेडिट परचेजेस। कैश में अगर कुछ सामान खरीदा है तो कहाँ जाएगा? कैश बुक में जाएगा। अगर क्रेडिट में उधार में सामान खरीदा है तो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में जाएगा। थर्ड, सेल्स बुक। कैश में सेल करा तो कैश बुक, क्रेडिट पे सेल करा तो सेल्स बुक। ऑल दी क्रेडिट सेल्स। फोर्थ, परचेज रिटर्न बुक। जो भी सामान आपने उधार पे खरीदा, परचेज किया था और अब आप उसे रिटर्न कर रहे हैं किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। ऑल दी परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन। इन द सेम मैनर फिफ्थ बुक है बेटा सेल्स रिटर्न बुक। वैसे तो बिल रिसीवेबल की भी बुक होती है, बिल पेबल की भी बुक होती है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो जितना आपके सिलेबस में है मैं सिर्फ उतना ही लिखवा रही हूँ। सेल रिटर्न बुक हो गई, ऑल दी सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस। सिक्स्थ है आपका जर्नल प्रॉपर। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो किसी भी बुक में नहीं आती वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, अदरवाइज मैं इसमें ड्राइव में दे दूंगी आपको इसकी पीडीएफ फाइल, ये आपको हेल्प मिलेगी करने से। क्या बताया मैंने बच्चों? मैंने बताया जर्नल बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनेस हो जाता है, तो उसकी वजह से हमने सब डिवाइड कर दिया अपने जर्नल को इनटू सब जर्नल्स या फिर सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में है पर कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, परचेज बुक क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में उनकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। एंड जर्नल प्रॉपर एक ऐसा जर्नल का फॉर्मेट होगा जिसमें सिर्फ वो जर्नल एंट्रीज आएंगी, या ऐसी बुक होगी जिसमें सिर्फ वो जर्नल एंट्रीज आएंगी जिसकी जगह ऊपर जो मेंशन्ड बुक है उसमें नहीं है। ठीक, आई होप आई एम क्लियर विद दिस ऑल्सो। नेक्स्ट पेज पे आए। इसमें ना आई कैन सी वन गड़बड़, ये आपका सेकंड हो गया प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, एंड ये थर्ड है बच्चों हेडिंग, फोर्थ लिख दी ना मैंने गलती से, थर्ड हेडिंग है। ओके, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, एंड थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एंड देन आएगा हमारा फोर्थ। क्या होगा जर्नल के बाद का एक स्टेप, जर्नल के बाद मैम हमें देखना है कि चिंटू या मिंटू में से एक की सारी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो सकती हैं, तो वो कहाँ पर रहेंगी हमारी, वो हम लेजर में पोस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा। सो आवर फोर्थ स्टेप इज पोस्टिंग टू लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है मैम खाता या अकाउंट, अकाउंट किसी का भी, ठीक है।
लेजर से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? लेजर से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। किसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की, ये ट्रांजैक्शन किस इंसान की है, ये ट्रांजैक्शन किस एक्सपेंस की है, ये ट्रांजैक्शन किस इनकम की है। तो हम लेजर के थ्रू क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन का एक प्रोसेस परफॉर्म होता है, क्लासिफिकेशन। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? ऐसे करके कुछ लेजर बनता है, ऐसे डिवाइड होता है। अगर मैं कैश का लेजर, कैश का नहीं, बना लेते हैं हम रेंट का लेजर। रेंट मेरा एक्सपेंस होता है ना, तो रेंट का अकाउंट बनाते हैं। ये मेरी अमाउंट हुई, ये मेरी अमाउंट हुई, ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ। अब एक यहाँ पे छोटू सा कॉलम और बनता है, ये होता है हमारा जर्नल फोलियो। अभी चैप्टर में एक्सप्लेन होगा आपको इन डिटेल। यहाँ पे लिखते हैं हम बच्चों पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है। और हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है इधर 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 इधर, फिर बैलेंस हमें पता चल जाता है। तो ये तो हो गया मेरा लेजर। अब इसमें एक एडिशनल चीज जो आप लिखो वो ये लिखो, ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर आर क्लासिफाइड इनटू वन लेजर। इसका क्या मतलब है? सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन क्या हुई बच्चों? सेल करा मैंने, सिमिलर नेचर ही तो है, सेल कर रही हूँ, बार बार सेल कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो सेल्स का एक अकाउंट बना दूंगी, उस अकाउंट में लिखती जाऊंगी जितनी भी सेल होगी। अब रेंट की ट्रांजैक्शन हो रही है, हर महीने रेंट पे कर रही हूँ, तो हर महीने का अलग अलग अकाउंट थोड़ी बनाऊंगी, एक अकाउंट बनाऊंगी और उसमें ही लिखती जाऊंगी पूरे साल की ट्रांजैक्शन जब जब रेंट पे कर रही हूँ। सो ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड at one place, that is its ledger। लेजर में रिकॉर्ड करी जाती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मैंने सारे पॉइंट लेजर के भी क्लियर कर दिए। अच्छा, इससे एक बेनिफिट और क्या मिलता है? इससे एक बेनिफिट और मिलता है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन देखनी है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इनकम की, किसी भी एक्सपेंस की, किसी भी एसेट की, तो आप सीधा उसके लेजर पे जाइए, अकाउंट पे जाइए, एंड अपॉन अ ग्लांस यू कैन सी होल ऑफ द ओवरव्यू कि क्या पोजीशन है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं, क्या रेंट अभी भी हमारा, वी आर ऑब्लाइज्ड टू पे द रेंट, या फिर पूरे ड्यूज क्लियर कर रखे हैं, क्या किसी से इनकम आनी है, कोई अक्रूड इनकम है या नहीं। ये सारी ट्रांजैक्शन या चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो मेरे साथ। रेंट अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, ये तो मेरे कोई एक्सपेंस के अकाउंट हो गए। इनकम का अकाउंट भी लिख लो, कमीशन का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट, फिर एसेट का अकाउंट भी लिख लो, मशीनरी का अकाउंट, फिर बच्चों उसका अकाउंट भी लिख लो, फर्नीचर का अकाउंट, एसेट ही है ये भी। फिर कैपिटल का अकाउंट भी बनता है, वो भी लिख लो, पूरा क्लियर ही कवर कर देते हैं। फिर लाइबिलिटी भी लिख लो भैया, उसे क्यों छोड़े, लोन का अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना काफी है आपके लिए पोस्टिंग टू लेजर्स में। नेक्स्ट पे आ जाए भैया ट्रायल बैलेंस पे। ये हमारा पूरा हो गया पोस्टिंग टू लेजर्स। फिफ्थ इज आर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मतलब आपकी मैथ्स, मैथ्स की एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड बच्चों, हाँ जी, कहाँ थी मैं? ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है। अब मैम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक का मतलब होता है बच्चों मैथ्स, मैथ्स की एक्यूरेसी। मैथ्स में यहाँ पे क्या टेस्ट करना होता है? किसी चीज़ को इक्वल बताना होता है। कौन सी चीज़ को इक्वल बताना होता है? कि हमारी डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा इक्वल रहे, ये दिखाते हैं, इसलिए हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ट्रायल बैलेंस है क्या? कोई जर्नल एंट्री है, कोई अकाउंट है, कुछ है क्या ये? इट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है बेटा, रफ नेचर का, रफ इन नेचर,
मतलब आपको कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 31 मार्च को जाके ही बनाना है ट्रायल बैलेंस। अगर आपको कभी भी चेक करनी है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बिटवीन द ईयर या कभी भी, तो आप कभी भी लेके बैठ जाना, आप ट्रायल बैलेंस बनाना, अपने लेजर में से देख के पोस्टिंग करना। अगर आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल आता है, मतलब आपकी आज तक की तारीख की ट्रांजैक्शंस एकदम करेक्टली पोस्टेड है, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, कुछ ना कुछ गलती है। इसका अगर मैं आपको एक रफ फॉर्मेट बता दूं, तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिनका भी होगा नाम, एज एट, डेट लिख देंगे, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज अल्टीमेटली हमें यही दो बैलेंसेस को मैच करना है, तो यही कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम बन जाएगा। मैं अगर आपको बहुत छोटा सा ट्रायल बैलेंस का एक एग्जांपल दूं, तो जो मैं पेन का एग्जांपल लेके चल रही थी ना, मैं उससे देती हूँ। मैंने सेल करा था ना, तो मेरे पास कैश आया था 10 रुपये डेबिट में, और सेल्स सेल्स मेरी इनकम होती है, वो क्रेडिट होती है 10। ये चीज़ें मैं आपको ना अभी कल या परसों वाली क्लास में डिटेल में बताऊंगी, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। बिकॉज आपका जो जर्नल या आगे की जितनी भी जर्नी है अकाउंटेंसी में, इस सब्जेक्ट में, वो डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से पहचानने में ही आएगी। अभी डोंट वरी, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रही हूँ ये। अगर और एग्जाम्पल बढ़ाना चाहूँ, तो मैंने रेंट लगा दिया यहाँ पे 30 रुपीज़ का। अब ये मत कहना इतना कम रेंट किसका होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग यू ऑल अंडरस्टैंड विद ईजी फिगर्स आई एम टेकिंग दीज वंस। अब मैंने एक बना लिया, कमीशन रिसीव हुई है मेरे को 20 रुपए की, और फीस रिसीव हुई है मेरे को 10 रुपए की। देखिए डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है या नहीं। इसका टोटल आ रहा है मैम 40, इसका टोटल आ रहा है मैम 40। ये ना हमारा मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम करेक्ट है। ये तो मैच हो रहा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एकदम करेक्ट है। आप जो ये बैलेंसेस यहाँ पे ला रहे हो ना, ये जो मैं लिखे जा रही हूँ, कैश का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, ये सब बेटा लेजर से आ रहे हैं। कैश का बैलेंस कैश के लेजर से आ रहा है, सेल्स का बैलेंस सेल्स के लेजर से आ रहा है, कमीशन रिसीव्ड का उसके लेजर से आ रहा है। आई होप यू आर क्लियर विद ट्रायल बैलेंस नाउ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 6th नंबर का हमारा स्टेप होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जल्दी से कवर करते हैं, आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट लिख रही हूं मैं, एंड आता है बैलेंस शीट। अब ये क्या होता है भैया? ट्रेडिंग अकाउंट हमें किसके बारे में बताता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है। सबसे पहले प्रॉफिट ना बहुत बहुत तरीके के होते हैं, अब ये एकदम एंड में 11th के चैप्टर आएगा तब तो डिटेल में पढ़ लोगे, अभी थोड़ा सा नॉलेज ले लो कि कोई कुछ बोले तो यू शुड बी हैविंग थोड़ा थोड़ा सा क्लू। ट्रेडिंग बताएगा बेटा हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल में, प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा हमें हमारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ पूरे साल में। इन शॉर्ट ये ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट बता रहे हैं। ये पूरे अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बता रहे हैं? हमें बता रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट्स अर्न। अच्छा, प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, लॉस भी इनकर कर सकते हैं, तो मैं दोनों बातें लिख रही हूँ, प्रॉफिट्स अर्न और लॉस इनकर्ड। ये चीज बता रहे हैं हमारा क्या? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट बताती है हमें 31 मार्च जब ईयर एंड हो रहा होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उस डेट की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मैम क्या होता है? बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं, बिजनेस के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, एंड क्या कैपिटल है। कितनी असेट्स, लाइबिलिटीज हैं एंड कैपिटल का बैलेंस। इसका फॉर्मेट क्या होता है मैम, एक बार बता दो। चलो बताते हैं हम। ऐसे बनता है इसका फॉर्मेट, बैलेंस शीट ऑफ, जो भी जिनका भी नाम दे रखा होगा बिजनेस होगा, एज एट, जो भी डेट आपकी 31 मार्च वाली, 2 में डिवाइडेड होगा। बैलेंस शीट ऑलवेज मैचेस, बिकॉज
क्यों मैच करती है ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जब क्वेश्चन कर लेंगे तब पता चल जाएगा। अमाउंट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। अब यहाँ पे बहुत सारी लाइबिलिटी लिखी जाती है, यहाँ पे बहुत सारी असेट लिखी जाती है, उनकी अमाउंट लिखी जाती है एंड एट द एंड हमारी अमाउंट बिल्कुल मैच हो जाती है। दैट मीन्स हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है। दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल है। इसका मतलब ये भी होता है लाइबिलिटी इक्वल्स टू, सॉरी लाइबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल बोल दिया, लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट है। और लाइबिलिटी में दो तरीके की लाइबिलिटी होती है, मैंने पढ़ाया था इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कैपिटल और एक्सटर्नल को तो आउटसाइड लाइबिलिटी हम कह ही देते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। यही होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट करने के बाद, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बार फिर से समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास एंड करती हूँ मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बताते हैं कि पूरे साल में हमने कितने प्रॉफिट कमाए या लॉस इनकर करे। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट बताता है एंड हमारा पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट बताता है। बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है, ये बताती है लास्ट डेट पे, साल के लास्ट डेट पे हमारे बिजनेस का क्या हालचाल है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और उसके कैपिटल का बैलेंस क्या है। बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है, इसका मतलब है लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, या फिर बोल सकते हैं कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इक्वल्स टू असेट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने सारे आपके स्टेप्स कवर कर दिए, 6 के 6 स्टेप्स। ये देखो एक सेकेंड, पहला वाला चार्ट के थ्रू सब पढ़ा दिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन कवर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स कवर्ड, रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कवर्ड, पोस्टिंग टू लेजर्स कवर्ड, ट्रायल बैलेंस कवर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कवर्ड। अब तो मैं क्लियर कर दिया है मैंने आपको सब कुछ। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अभी वो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना इज इनफ। एंड रिविजन करिए, अच्छे से पढ़िए बस। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए बाय बाय, टाटा।